हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 24 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। आप अपनी गति के हिसाब से गति का चयन करें और उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से सारे देश में, देहात में और गांवों में कई तरह की योजनाओं की घोषणा की जा रही है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर राजधानी में सरकार की नाक के नीचे पिछले कई दिनों से वर्षा से जो भयंकर स्थिति बनी है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वर्षा के कारण यहाँ इतना पानी भरा है और हालत इतनी खराब हो गई है कि 1071 कॉलोनीज में पानी भरा हुआ है। कारण यह है कि सरकार की सूची में इन कॉलोनीज को अनधिकृत कॉलोनीज कहा जाता है। इस वजह से दिल्ली की सरकार वहाँ ना कोई विकास के काम कर सकती है और ना कुछ और निर्माण के काम कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि केंद्रीय सरकार इन कॉलोनीज को अनधिकृत घोषित करे, ताकि वहाँ पर विकास एवं निर्माण के काम हो सकें। इस काम को करने में अगर कोई कानूनी अड़चन है तो उसको हल किया जाए। इन कॉलोनीज के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ घुटनों तक पानी चढ़ा हुआ है और सीवर का गंदा पानी उनके घरों में जा रहा है। यह स्थिति अगर राजधानी में है तो हमारे लिए यह लज्जा की बात है। मैं चाहता हूँ कि केंद्रीय सरकार शीघ्र अतिशीघ्र कॉलोनीज को अनाधिकृत सूची में लाए, ताकि दिल्ली की सरकार उन कॉलोनीज के विकास के लिए काम कर सके। अभी अभी हाई कोर्ट ने डीडीए, डेसू और एमसीडी को आदेश दिया है कि वे दिल्ली में विकास कार्य करने हेतु बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें। केंद्रीय सरकार के जिम्मे जो काम है उसको वह करती नहीं और ना ही वह दिल्ली की सरकार को काम करने देती है। इससे दिल्ली की सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इन कॉलोनीज में 48 लाख से अधिक लोग रहते हैं और वे बहुत ही नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले चरण में केंद्रीय सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर अस्थायी व्यवस्था करे, ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सकें और साथ ही केंद्र सरकार 1071 कॉलोनीज को अधिकृत स्वीकृति दे, जिससे दिल्ली की सरकार पूरा काम कर सके।
बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना पर 1993 में सहमति हुई। करारनामे के बाध्यकारी उपबंधों के बावजूद निजी क्षेत्र के अधिकतर बैंक योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे कर्मचारियों को पेंशन का वितरण नहीं कर रहे हैं। करारनामे में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ने योजना को कार्यान्वित करने पर सहमति जताई है। 4 जनवरी 1996 को वित्त मंत्रालय ने पत्र संख्या F496A के माध्यम से एक निर्देश जारी किया और बैंकों से कहा कि यदि इस पर अंतिम रूप से सहमति नहीं हुई है तो भी वे सेवानिवृत्त कर्मियों को तदर्थ भुगतान करें। वित्त मंत्रालय से निर्देश मिल जाने के बावजूद अधिकांश निजी बैंक योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। वे सेवानिवृत्त लोगों को देय पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे निजी क्षेत्र के बैंकों को भी यह योजना कार्यान्वित करने के लिए कहें। मैं मंत्री जी से तदर्थ आधार पर ही सही लेकिन भुगतान करने की व्यवस्था करने का भी आग्रह करूँगा। निर्देश मात्र देकर चुप रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मंत्री महोदय हस्तक्षेप करें और बैंकों को सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान करने हेतु बाध्य करें। मैं शून्यकाल के दौरान किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात का संबंध शून्यकाल से नहीं अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 75 से है, जो सदस्यों और मंत्रियों के अधिकारों के विषय में है। मैं इस मामले में आपसे तत्काल व्यवस्था देने की मांग करता हूँ, क्योंकि सदन 13 तारीख को स्थगित हो जाएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो मैं समझता हूँ कि निर्दोष सदस्यों को लगातार पेंशन परेशान किया जाता रहेगा। हमें सदन के बाहर चल रहे घटनाक्रम पर ध्यान देना होगा, इसलिए मैंने इस संबंध में सूचना दी थी। मैं आशा करता हूँ कि माननीय अध्यक्ष इस मामले को आज ही निपटाएंगे। मैं अब शून्यकाल की कार्यवाही में विघ्न नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने सदस्यों को बोलने के लिए कहा है, परंतु यह मामला जिसकी सूचना मैंने आज सुबह दी बहुत ही आवश्यक है। मुझे आशंका है कि मंत्रियों और सरकार के एक दल के रूप में नहीं अपितु संस्था के रूप में के अधिकारों को कम करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। चूँकि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें केवल लोकसभा में ही उनकी त्रुटियों और चूकों के लिए जवाब मांगा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे लोगों के बीच
आने का अवसर मिला है, जो देश के भविष्य के लिए समर्पित मिशनरियों की तरह लगन से काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य तथा उनके सहयोगियों को परिवार नियोजन के लाभों के बारे में बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि यह उन्हीं की सूझबूझ और दूरदर्शिता थी कि बहुत सीमा तक सरकार और भारतीय जनता परिवार नियोजन और देश की समृद्धि के लिए बनाई गई योजनाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध को जान पाए हैं। परिवार नियोजन भारत में सरकार की स्वीकृत नीति है, किंतु अगर यह केवल सरकारी कार्यक्रम ही रहा तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। कुछ ऐसे विकास कार्यक्रम हैं जो हैं तो सबके लिए, पर इन्हें थोड़े से लोग ही उठा और पूरा कर सकते हैं, और कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें सरकार पूरा कर सकती है, किंतु परिवार नियोजन वास्तव में जनता का कार्यक्रम है। इसकी सफलता हर एक नागरिक पर निर्भर करती है। लोगों के पास जाना है, उन्हें समझाना है, उन्हें तैयार करना है और उन्हें आवश्यक सहायता देनी है ताकि वे परिवार नियोजन को अपनाएं। परिवार नियोजन का संपूर्ण सरकारी तंत्र, चाहे केंद्रीय सरकार का हो या राज्य सरकारों का, सहायता के लिए है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।